दबाव कैसे झेलें? दबाव आखिर होता क्या है? तनाव क्यों होता है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है अंदरूनी या बाहरी खतरे से लड़ने के लिए यह हमारे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन परीक्षा को खतरा क्यों माना जाता है? आखिर क्यों ये एक ऐसा हवा है जिसे पार करने में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की मेहनत लगती है? क्या दबाव से बचा जा सकता है? क्या स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है? और क्या तनाव का इस्तेमाल बेहतर मार्क्स के लिए किया जा सकता है? टॉप करने वाले स्टूडेंट्स आखिर कैसे पढ़ाई और परीक्षा में नर्वसनेस को काबू में रखते हैं? क्या टॉप करने के लिए स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर उस स्टूडेंट के मन में होते हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी बहुत सी तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि आप स्वागत करें। मेरे सहयोगी समीर अब्बास इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस साल सिविल सर्विसेज एग्जाम की ऑल इंडिया 1 रैंक पाने वाली शक्ति दुबे जी मौजूद हैं। उनका भी बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप। जी समीर और बाकी पैनल को भी आप आमंत्रित करें मंच पर। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर यूके सिन्हा हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट। ऐसे वक्त में जब हम दबाव की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसे कैसे कम किया जा सकता है ये जानने की कोशिश होगी। दुर्गेश कुमार काबरा सर को मैं बुलाना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर सचिन गुप्ता, संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्लीज मंच पर आए सर। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन की हम करने जा रहे हैं शुरुआत, और अपने खास मेहमानों से मैंने आपको मिलवाया, मुखातिब करवाया। शक्ति दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल सर्विसेज की टॉपर, यूपीएससी की टॉपर, जो ख्वाब बहुत सारे प्रतियोगी देखते हैं, वो ख्वाब पूरा किया है शक्ति जी ने। शक्ति जी पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं जहाँ तक जितना आपके बारे में पढ़ पाया, 5वें अटेम्प्ट में आपने टॉप किया है, और 3 अटेम्प्ट ऐसे थे जिसमें आप प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मैं सही हूँ? तो मतलब हम बात कर रहे हैं दबाव की, और आप सभी यहाँ पर बैठे जो जितने भी हमारे ख़ास दर्शक हैं, मेहमान हैं, सब इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा कोई प्रतियोगी अगर प्री क्वालिफाई ना कर पाए तो उस पर कितना दबाव होता होगा। और इस दबाव को शक्ति जी ने 3 बार झेला है। आपने कैसे दबाव का सामना किया और उससे उबर कर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर लेना इतने टफ एग्जाम में कैसे मुमकिन हुआ? अगर दबाव की बात करें, आई थिंक ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट होता है। ज़रूरी तो नहीं, बट आई थिंक आदत बन जाती है हमारी बच्चों की जब हम एक तैयारी शुरू करते हैं, बिकॉज द लेवल ऑफ जो एग्ज़ाम्स हैं, डिफ़िकल्टी है, वो बढ़ती जा रही है। साथ में अगर हम यूपीएससी की बात करें, आई थिंक उसके अनसर्टेनिटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। पेपर हर साल कितना टफ आता है। अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हुए एंड वापस वैसे ही यूएन कराए है। जब 3 बार प्रीलिम्स फेल किया था मैंने, एक बार के लिए तो ये डाउट भी आ गया था कि शायद अब यूपीएससी मुझसे होगा नहीं कभी, एंड आई शुड लीव दैट। बट दैट वाज अ टाइम जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, जहाँ पे हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। दुनिया कभी हमें बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही होती है हमारे ही बारे में, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आपको ये समझना होगा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो उस वक्त अगर आप अपने खुद से बात करो कि क्या ये मुझसे हो सकता है, क्या जो गलतियाँ थी, जो गलतियाँ करी मैंने, क्या उसको मैं सुधार सकता हूँ या नहीं, तो वो काम जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद क्योंकि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की बात, मतलब एक प्रॉपरली मैंने 2021 में जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की। बट फिर वही हुआ कि 2022 के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई, एंड दैट वाज द टाइम जब ये सच में लग गया था कि आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। बट देन वो चीज़ें कि मे बी अब 1 मार्क्स रह गया, 2 मार्क्स से रह गया तो शायद हो जाए अगली बार, वो चीज़ रहा। आई थिंक इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक सपोर्ट जो मुझे बहुत हेल्प किया वो था पेरेंट्स और फैमिली का। तो उससे आई थिंक जो मेंटल बर्डन हम फील कर रहे होते हैं सोसाइटी का, फेलियर का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो पापा मम्मी भाई बहन थे इसलिए, तो आई थिंक वो रहा।
4th अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई, बट देन अगेन 12 नंबर से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम। तो उस वक्त भाई ने मेरे कहा था मुझे कि आप मत टेंशन लो, आपने इतनी मेहनत करी है, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एंड 5th अटैम्प्ट में मुझे सच में लगा भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा था। तो हाँ, मेंटल प्रेशर तो बहुत था, बट उससे डील करने के लिए खुद का विल पावर, खुद का मोटिवेशन, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक ये चीज़ें रही मेरे साथ। वो सोहन लाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठती है शक्ति जी। और आप क्या सलाह देना चाहेंगी उन प्रतियोगी छात्रों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा मेंटल प्रेशर जो है वो झेल रहे हैं, कुछ लोगों को पहले दूसरे अटेम्प्ट में असफलता मिलती है तो उससे वो टूट जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, इसको पास नहीं कर सकता, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी रहती है। हमें एक जो फैक्टर हम कभी अकाउंट करके नहीं चलते वो होता है फेलियर का। हम किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो हम हमेशा जीत को काउंट करके चलते हैं कि अब सिलेक्शन होगा, अब होगा। हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आई थिंक ये एक मन में एक मेंटल प्रिपरेशन की व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट, वो हमेशा होना चाहिए। तो यूपीएससी में हम उसको प्लान बी कहते हैं कि अगर इन केस नहीं होता है तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। वो आपके खुद के फील्ड से हो सकता है, जैसे इफ़ आई वाज अ साइंस ग्रेजुएट तो आई कुड हैव गॉन बैक टू पीएचडी। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है दे कैन गो बैक टू द इंजीनियरिंग लाइफ। मेडिकल एमबीबीएस है तो वो डॉक्टरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक प्लान बी आई थिंक होना चाहिए जिससे आप मेंटली थोड़ा रेजिलिएंट रहते हैं। एंड आई थिंक इतना प्रेशर लेना कि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट ये जीने मरने की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि मैंने 5 अटैम्प्ट दिए हैं। किसी अटैम्प्ट में मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि ये नहीं हुआ तो मतलब लाइफ विल एंड। तो आई थिंक ये एक थोड़ा जो लर्निंग है ये पेरेंट्स से ही मिलती है, ये सपोर्ट तो वो रहा। और आई थिंक ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, क्योंकि सक्सेस से ज़्यादा आई थिंक फेलियर के चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी जर्नी, किस तरह से नाकामयाबियां बार बार मिलने के बाद भी कोशिश को जारी रखना और उसका इतना शानदार नतीजा। डॉक्टर यूके सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप किस तरह से देखेंगे इस दबाव की जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, वो एंग्जाइटी, वो चिंता, वो प्रेशर, और ख़ास तौर पर नाकामयाबी 1-2 बार अगर मिले तो इस चिंता का और ज़्यादा बढ़ जाना, आपके हिसाब से ये क्या है? इसे नॉर्मल कहें या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात कि अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें लिमिटेड सीट है लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स उससे कई गुना ज़्यादा हैं, तो नेचुरली सारे टैलेंटेड लोग हैं, सबको तो मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो दबाव तो डेफिनेटली रहता है, बट दबाव अगर एक कंट्रोल रेंज में होता है तो वो प्रेरित करता है। जैसे इन्होंने कहा कि वो मोटिवेट करता है कि अपनी तैयारी को उस हिसाब से करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। बट वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर वो डैमेज करने लगता है, और उसको पहचानना सही समय में बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं और फिर कंडीशन उस लेवल तक चला जाता है जहाँ पर फिर ब्रेकडाउन जैसा कुछ हो जाता है और वो हार्मफुल हो जाता है। अब ये कि कैसे पता करें कि हमारा जो स्ट्रेस है या दबाव है उसका रेंज वो ऑरेंज में जा रहा है ना, ग्रीन से येलो और येलो से ऑरेंज में जा रहा है। अब मेरे को किसी न किसी की ज़रूरत है, किसी न किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है ना। मेरे को लगता है कि किसी भी इमोशनल कंडीशन को मैनेज करने के लिए या डील करने के लिए हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि इसकी जो बुनियाद है वो पहले स्कूल लेवल से ही होना चाहिए, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। और उसमें एक ज़रूर है कि अगर ऐसा लगे कि हम थोड़ा सा ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर हो रहा है, देन एटलीस्ट आई मस्ट टॉक टू समबडी। कोई ऐसा होना चाहिए, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, कहीं भी हो, बोलना उसके बारे में ज़रूरी है कि भाई मेरे को परेशानी हो रही है ना, नींद नहीं आ रही है या भूख नहीं लग रही है या फिर ध्यान नहीं लग पा रहा है, हमेशा कुछ न कुछ माइंड में चल रहा है,
तो you must talk to somebody, and that somebody has to be, I know, significant enough to decide that now it is beyond your control. आप जाइए, किसी न किसी का हेल्प लीजिए. आई थिंक साइंटिफिकली दबाव को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो हमने अभी कुछ कहा ना कि नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, माइंड में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं हो पा रहा है, हमेशा जो ख्याल आ रहा है वो निगेटिव किस्म का आ रहा है, अगर नहीं हुआ तो, अगर फेल हो गए तो, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बिहेवियर में और थॉट में होते हैं, जिससे पता चलता है कि दिस इज क्रॉसिंग द लिमिट, और उस समय इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और आगे बढ़कर किसी न किसी से बात करनी चाहिए. नेचुरली दैट किसी न किसी हैज़ टू बी द साइकोलॉजिस्ट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दुर्गेश कुमार काबरा जी हमारे साथ मौजूद हैं. काबरा सर, सीए का एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस तरह के एग्जाम्स के जरिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं, तो इस तरह के एग्जाम्स में आमतौर पर पता करने की कोशिश क्या होती है? क्यों ये एग्जाम्स जो हैं इतनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिसके चलते इस कदर दबाव एक स्टूडेंट जो कि सालों एक प्रतियोगी एग्जाम को क्रैक करने की तैयारियों में लगा देता है, वो अगर उसको असफलता हासिल होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर अब डार्क हो गया है, मैं आगे क्या करूंगा मुझे पता नहीं है. बहुत सारे लोगों के सामने रास्ते बंद भी नजर आते हैं. क्यों ये स्थिति है आपके हिसाब से? आपने शुरुआत की सीए का एग्ज़ाम और उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी बच्चे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं. मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एज फार एज सीए एग्ज़ाम्स इज़ कंसर्न, इट इज़ बीइंग सेड दैट इट इज़ टफ एग्ज़ाम, ऐसा सब बोलते हैं, बट मैं ये कहूँगा ये टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये टफ बच्चों के लिए है. जो टफ है वही सीए पास कर सकता है. दूसरी चीज़, अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहले ज़िंदगी में ये मानना पड़ेगा, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत. अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे सफलता पानी है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको प्रेशर आएगा. इट इज़ योर ऑन थिंकिंग प्रोसेस. सेल्फ बिलीफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सो हमारे प्रथम वक्ता ने भी कहा, अपने आप में बिलीव करिए, आप ही अपने आप के मोटिवेटर हैं. ठीक है, किसी दूसरे को आप आपका आइडल मान सकते हैं, लेकिन अपने आप में जब तक विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आपको किसी भी प्रकार की सफलता मिल पाना मुश्किल है. आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आपके प्रेशर को कम करेगा. और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फील करता हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में, टाइमली आपकी स्लीप होनी चाहिए, टाइमली आपके ब्रेक्स होने चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना वो भी होना चाहिए. अपने आप को एकदम इजी रखिए. जितना ज़्यादा टेंशन लेके आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा असफलता होगी. इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए. और एज फार एज फेलियर की बात है, आई बिलीव फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस. आप पहली बार फेल होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की ये सीढ़ी है और ये आपको और मजबूत करती है. लेकिन आपने फेलियर को नेगेटिव ले लिया तो शायद आप और पीछे रह जाएं. तो कोई भी परिस्थिति में अपने आप को नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें. ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए. ये सबसे बड़ी चीज़ जो है, अपना खुद का माइंडसेट उसको रखिए. और एक और चीज़ जो मेरे ध्यान में आती है, आजकल जिससे बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, दैट इज़ कंपैरिजन. हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, माएँ पिता सब कंपैरिजन, उसके बच्चे के इतने परसेंटेज आ गए, तेरे क्यों नहीं आए, तेरे को सारी फैसिलिटी दिला रखी. उस कंपैरिजन से माताओं और पिताओं को भी दूर रहना चाहिए, पेरेंट्स को दूर रहना चाहिए. दैट इज़
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो कंपैरिजन में पेरेंट्स दूर रहे, वही कंपैरिजन में बच्चे दूर रहे कि मेरे दोस्त के कितने मार्क्स आए या नहीं आए, इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट विल कीप देम स्ट्रेस फ्री. दे विल हैव बेटर रिजल्ट, आई एम श्योर, एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन द लाइफ. बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया सक्सेस मंत्रा दिया. डर के आगे जीत है कहते हैं, यहाँ दबाव के आगे जीत है, लेकिन पहले दबाव पर जीत हासिल करनी होगी आपको, फिर आगे बढ़ना है. डॉक्टर सचिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यंगेस्ट फर्स्ट जनरेशन चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया. सचिन जी, आप खुद एक स्टूडेंट रहे और अब इस मकाम पर हैं. आपके लिए ये जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? पहले तो TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्क्लेव ऑन एजुकेशन, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में. बहुत धन्यवाद करता हूँ हमें बुलाने का. और जितने टीचर्स और बच्चे यहाँ बैठे हैं, सभी टीचर्स को मैं नमन करता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंड जितने भी टीचर्स हैं, दे डूइंग वेरी हार्ड वर्क. जहाँ तक आपने मेरे उसमें कहा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है, हम जैसे बैंकिंग कहता है KYC करता है, तो मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ नो योर सेल्फ, KYS. और हम टीचर्स को कहते हैं नो योर स्टूडेंट. और किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए जब तक मैं नो योर सेल्फ अपने आप को नहीं जानूंगा, पहचानूंगा, तो अपना रास्ता में सही नहीं चुन पाऊंगा. बिकॉज हम वैसे झूठ बोल सकते हैं, बट हम आईने के सामने झूठ नहीं बोल सकते. किसी भी दबाव और प्रेशर को हैंडल करने का सबसे सीधा मंत्र मैं जो मानता हूँ अपनी लैंग्वेज में, डिसिप्लिन. हर व्यक्ति को अपने आप एक डिसिप्लिन में उतरना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले. चाहे वो मेरी दिनचर्या हो, चाहे मैं कुछ भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहे मैं क्रिकेट के लिए कर रहा हूँ, चाहे IAS के लिए कर रहा हूँ, मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा. प्रेशर के आज बहुत सारे मायने हैं. हम जो बच्चों की वो प्रेशर कहते हैं, एक होता है फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से आता है, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स. हम ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं, बच्चे ह्यूमन बींग हैं. तो एक टीचर जब 60 क्लास की 30 क्लास में बच्चों को डील कर रही होती है, वो 30 अलग अलग माइंडसेट से डील कर रही है, अलग ह्यूमन बींग से डील कर रही है. तो बहुत ज़रूरी है हमें सबको जानना. तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, सबसे पहले हर पेरेंट को बहुत ज़रूरी है कोई अच्छी पेरेंटिंग कर रहा है. एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. जब हम बच्चों को, हमारे यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पेरेंट्स हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं और हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनसे बात करते हैं, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं या मेरी फैकल्टी या मेरी टीचर बच्चे की मदर नहीं बन सकती. हम गार्जियन बन सकते हैं. क्योंकि जब एक बच्चा कुछ किरकिरा के बात करता है फ़ोन पे, तो उसकी आवाज़ से माँ पहचान लेती है, बच्चा कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, वो माँ ही पहचान सकती है. तो मैं कहता हूँ डिसिप्लिन के अंदर पेरेंट्स को भी उतना फॉरगो करना पड़ेगा. अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, उससे डेली बात कीजिए. और बात करने का मतलब ये है कि आप भी डेली 5 बजे टाइम सेट कीजिए, वो भी डेली 5 बजे टाइम सेट करे, सो दैट वी आर इक्वली डिसिप्लिन्ड. कि मुझे 5 बजे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बच्चे से बात करनी है, और बच्चे को भी पता हो मुझे अपने माँ बाप से बात करनी है. जब हम डेली बात करेंगे तो आप बच्चे को बहुत ज़रूरी है सुनना. आज फैमिली छोटी हो गई हैं, पेरेंट्स भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है. बच्चा किससे बात कर रहा है? वो अपने पीयर सर्कल में बात कर रहा है. वो पीयर सर्कल में जो प्रेशर है वो पीयर हैंडल कर रहा है. तो उसको जानना सुनना बहुत ज़रूरी है. जो बच्चा अपने आप डिसिप्लिन लाता है, जो आप बच्चे से रोज़ बात करते हैं, आपको पता होता है आपका बच्चा किस सर्कल में उठ रहा है, किस सर्कल में बात कर रहा है, किन से मिल रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं. थर्ड इज प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया. अगर आपके फैमिली में डिस्टॉर्शन हो रही हैं पेरेंट्स के बीच में, जब टीचर्स मिलते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज के इशूज पता चलते हैं, जिससे बच्चे का माइंड वेहेयर हो रहा है. तो वो बच्चे की मानसिकता को समझती है टीचर. उसके बाद उसको उसी तरह से काउंसलिंग दी जाती है. लेकिन उसके बाद फिर क्लास के अंदर आप फैमिली में सब कुछ ठीक है, तो सोशल मीडिया प्रेशर, वो वहाँ घूमने जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वो कंपैरिजन ड्रॉ होता है. थर्ड इज अचीवमेंट प्रेशर. मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, उस करने के लिए क्या इज इट द राइट चॉइस कि मैंने जो लिया है वो मेरी चॉइस है, मेरे पेरेंट्स की चॉइस है, या बिकॉज मेरे फ्रेंड ने लिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ. तो बहुत सारे रीजंस हैं. तो मैं ज़िंदगी में समझता हूँ ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिए, आज़ादी से जिए, अपने टारगेट सेट कीजिए, डिसिप्लिन वे से जिए. मैं ये नहीं कहता कुछ आसान है, आसान तो कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, बट लेकिन हंसते गाते पेरेंट्स के सही गाइडेंस से काम चलेगा तो बहुत आसानी से ज़िंदगी बीतेगी. बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है. और शक्ति जी, अभी जिक्र हुआ सोशल मीडिया का. इस एग्ज़ाम के पहले और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ में सोशल मीडिया की क्या अहमियत नज़र आई? क्योंकि जाहिर सी बात है एग्ज़ाम
क्रैक करने के बाद, नंबर 1 रैंक हासिल करने के बाद, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया का भी एक तरह का प्रेशर, उसका भी आप सामना कर ही रही होंगी, आई एम श्योर। तो आप इसे कैसे देखेंगे? आई थिंक ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं खुद ही बात करना चाहती थी जिसके बारे में। जी। व्हाइल द प्रिपरेशन फेज ये डर होता है कि सोशल मीडिया का मतलब हम टाइम वेस्ट करेंगे और हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा, रील्स देख रहे हैं बैठ के इतनी देर एंड ऑल। तो वो एक टाइमर हमेशा मैंने सेट करके रखा कि थोड़ा फ्री टाइम में देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट या पेजेस मैं फॉलो करती थी जहाँ से भी मैं स्टडी मटेरियल उठा सकूँ या एग्जाम्पल्स उठा सकूँ टू कोट इन माई मीन्स। तो तब तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया था। उस वक्त ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ पे जो मैं पढ़ाई की वजह से शायद एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। अगर यूपीएससी नहीं होता तो आई वुड हैव बीन मोर एक्टिव। बट पोस्ट रिजल्ट्स जो मैंने वहाँ देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी स्पेस इज़ नॉट योर सेफ स्पेस। बिकॉज इतने टाइम बाद जो वो ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, जो वो हेट कमेंट्स आना शुरू होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एक इंसान की स्टोरी आप जानते नहीं हो पूरी तरीके से। किसी ने 7 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, किसी ने कितने अटेम्प्ट्स दिए, बट उसके बाद पीपल इन द डिजिटल स्पेस बिकॉज ऑफ द एनोनिमिटी, क्योंकि किसी को आप ट्रेस नहीं कर सकते, पीपल आर स्पीकिंग एनीथिंग। अभी दैट हैज़ बिकम टू ओवरवेलमिंग क्योंकि विथ a certain rank comes certain responsibility, comes certain authority, comes certain the power that you should have, but then the negative things that you also face in that space. तो आई थिंक एक जो ये माइंडसेट हमारा होता है कि ये क्लियर हो गया तो लाइफ सेट है, फिर आई डोंट थिंक ऐसा होता है। हमेशा कोई ना कोई नए चैलेंजेस आएंगे एंड वी नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू टेक दैट हेड ऑन। अगर मैं उससे इम्पैक्ट होने लगी जो मैं इनिशियली हुई कुछ टाइम तक, तो आई थिंक दैट विल इम्पैक्ट मी ओनली एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ आंसरेबल फॉर दैट। तो ये जो सोशल मीडिया है आई थिंक इसका एक बहुत ही रेगुलेटेड रोल और ये यूज़ होना चाहिए अपने लाइफ में। इट हैज़ टू बी टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज़ नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। So that is something I recently faced and I wanted to talk about that. Thank you for the question. फर्स्ट रैंक हासिल करने के बाद मतलब मैं तो इस बात को लेकर हैरान भी हो रहा हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स भी आपको सुनने को मिले, देखने को मिले। तो ऐसे कमेंट्स ने क्या आपको इम्पैक्ट आप पर डाला? जी हाँ, आई थिंक पीपल टॉक अबाउट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू गेव, पीपल टॉक अबाउट व्हाट एज यू आर, पीपल टॉक अबाउट हाउ इजी इट वाज फॉर यू इतने साल वेस्ट करना, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हर इंसान की लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इफ नो बडी इज़ फूल कि वो 5-6 साल बैठ के सिर्फ पढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। बिकॉज फॉर मी यूपीएससी वॉज नॉट जस्ट अ करियर ऑप्शन, इट वॉज समथिंग अबाउट जनरेशनल चेंज। हम बलिया से आते हैं, माई पेरेंट्स कम फ्रॉम बलिया, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। वी कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट सो ईजी। माई पेरेंट्स हैव फॉट फॉर दैट इन होम, वी हैव फॉट फॉर दैट इन द कम्युनिटी एंड देन शी ब्रॉट अस हेयर। So for us it was not about just a career option. तो I know that today when I stand here as rank 1, जो impact मैंने अपनी सोसाइटी में क्रिएट किया, जो मैंने अपने कम्युनिटी में क्रिएट किया, वहाँ पे पेरेंट्स आर वेरी प्राउडली सेइंग कि अब मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, दिस इज़ व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ अलाउइंग देम टू बी एजुकेटेड। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट मैटर्ड फॉर मी। इट वॉज नेवर एज ईजी एज अ करियर ऑप्शन, वरना मेरे पास करियर और अर्निंग के बहुत स्कोप थे, मैं बहुत अच्छा अर्न कर सकती थी बहुत जगह, बट वो एक मोटिवेशन था कि जो एक टाइम स्टेप मम्मी ने लिया था, पापा ने लिया था घर में हमारे लिए, वन डे आई विल स्टैंड इन द कम्युनिटी एंड टेक फॉर द गर्ल्स इन द सोसाइटी। सो आई थिंक दैट वाज अ रीजन बिहाइंड इट। डॉक्टर साहब, ये आप एक बात देख रहे हैं, आज इतने सारे टॉपर्स से हम बात कर रहे हैं सेशंस के दौरान, मैं तो एक चीज ये देख रहा हूं कि जो टॉपर्स हैं उनके ऊपर भी एक अलग तरह का प्रेशर है कि अब वो परफॉर्म कैसे करेंगे। अरे भाई, आपने तो टॉप किया था, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन लेवल है लोगों का वो बहुत बढ़ चुका होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या है क्या, टॉप करने के बाद भी एक अलग तरह का दबाव, अलग तरह का प्रेशर? आई थिंक यहाँ पे इस हॉल में बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, एंड ये एक बहुत अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोटा भेजते हैं, फलाना जगह भेजते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हम लोग कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू रेगुलेट इमोशंस। अगर प्रेशर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हम लोग शायद ये समझते हैं कि वो अपने आप सीख लेंगे, और जब कुछ अनवांटेड घटना घटती है फिर वो तमाम डिस्कोर्स होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कूल में एक प्रोग्राम चलाया है जिसको स्कूल हेल्थ स्कीम कहते हैं, और उसका एक कंपोनेंट है स्कूल मेंटल हेल्थ, जिसमें प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्कूल का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो अभी शुरुआती फेज में है, और आगे आने वाले समय में उनमें इन चीज़ों को रखा गया है कि बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें, ताकि उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते उनके पास काफ़ी स्किल्ड हो जाए ताकि वो अपने प्रेशर को हैंडल कर पाएँ। अब रही आपकी बात, ये जो जितने टॉपर्स हैं उनका जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है उनके ऊपर, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि दायरा बढ़ गया ना। पहले था कि घर में पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना है अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ, लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तहाँ वहाँ पे पूरे देश के सामने आपको प्रेजेंट किया जाता है, नाउ यू हैव योर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द इंटायर कंट्री। तो वो रेंज बढ़ गया, और उस रेंज के चलते वो जो दबाव की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। नाउ आई हैव टू एट एनी कॉस्ट आई हैव टू मेंटेन दिस। अब क्या है, इनमें से बहुत सारे बच्चे IITs में जाएंगे, मेडिसिन में जाएंगे और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। अब IITs में क्या है, अगर आप 50 स्टूडेंट वाले क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो वो 50 के 50 एक ही लेवल के हैं, सो यू हैव टू कम्पीट विथ ऑल 50, है ना। आपने अपने स्कूल में तो कर लिया, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे टॉपर्स हैं, यानी कंपटीशन हर लेवल पर प्रेशर बनाता है। तो हम उस समय और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दिस, आई हैव टू बी रेडी फॉर, कि हो सकता है कि कोई दूसरा मेरे ऊपर से आ जाए और उससे मेरा जो नॉलेज है या मेरी स्किल है, मेरी एबिलिटी है, वो कम नहीं होगी। अगर एक मार्क्स से कोई मेरे से ऊपर हो जाता है, आई स्टिल हैव दैट कॉम्पिटेंसी इनसाइड मी। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको, और एक मेंटरिंग की, एक कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी उनको। फॉर्चुनेटली इंडिया में ऑल IITs नाउ दे हैव वेलनेस सेंटर इन द कैंपस, और वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, एंड होपफुली आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बिल्कुल, यानी एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एक अलग तरह का ही दबाव है। सर आपके पास काबरा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, आते ही हैं, जिन्होंने CA एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, आगे वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं, उनके सामने क्या किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो उनको आपकी क्या सलाह होती है? नॉर्मली जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करने के बाद में फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है तो हम उनके लिए इनिशियली कैंपस ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है वो करते हैं, और वहाँ गाइडेंस देते हैं स्पेसिफिकली कि भाई आपको क्या केयर करनी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, वी आर गोइंग फॉर द ग्रुप डिस्कशंस, एंड व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, किस किस लाइन में आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एश्योरेंस ऑडिट में ही रहो। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुका है, और मैं अगर इस कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करूं तो देर आर मेनी कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल एज वेल एज नेशनल, वेयर द CEOs आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज और इफ़ आई टॉक ऑफ CFO तो 95% कंपनीज में CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो और CFO एक ऐसा बंदा है जो पूरा बिजनेस को समझ लेता है, और उसके लिए आसान हो जाता है CEO बनना आने वाले समय में। तो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके लिए हम गाइड करते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि भाई आपको क्या क्या करना है। साइमल्टेनियसली हमने कुछ MBA इंस्टीट्यूशंस के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टाइप करके रखा हुआ है IIMs के साथ में, वेयर वी सेंड ऑल दीज फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, they go, they learn the techniques which are required for the better presentations as well as better performance in life for getting the success। तो हम इस तरीके की जो है डेफिनेटली यस, चैलेंजेस हर जगह हैं, प्रेशर हर जगह होता है, लेकिन अगर आदमी ये सोच ले कि
इस प्रेशर से पार पाना है तो बहुत कुछ आराम से पार पा सकता है. इट इज़ ही हैज़ टू थिंक, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिम, बिकॉज प्रेशर एक पुरानी चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा, उसको याद ही नहीं करना चाहिए. और इट इज़ वेरी राइटली सेड, जो बहुत पहले कहा था किसी ने, रफ्तार कुछ इस कदर तेज हो गई है ज़िंदगी की, रफ्तार कुछ इस कदर तेज हो गई है ज़िंदगी की, सुबह का दर्द भी शाम को पुराना लगता है. इसलिए प्रेशर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कल भूल जाओगे आप और नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे. सही बात है. डॉक्टर सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं. डॉक्टर सचिन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर कितना प्रेशर है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल भी मुझे लगता है कि किसी छात्र को ग्रूम करने में बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत अहम है. लेकिन जब आप अपने लिए कोई बड़ी भूमिका सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि किसी बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम जाएं तो वो हमारे लिए बेहतर होगा. ऐसे में, और हर कोई वहाँ जा भी नहीं सकता, वहाँ पहुँच भी नहीं सकता. जिस इंस्टीट्यूट में जाने का लोगों का सपना होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, वहाँ पर हर किसी का पहुँचना संभव भी नहीं है. ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल आप कितना अहम मानते हैं? प्रेशर तो बहुत होता है. प्रेशर के बिना मज़ा भी नहीं आता लाइफ में आजकल. क्योंकि जब तक प्रेशर ना हो तो सुबह उठने का जज्बा नहीं होता कि करना क्या है नेक्स्ट डे. और जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात है, मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, उनको तो पका पकाया मिलता है. 98% बच्चा मिलता है. आपको लेक्चर देना है, पढ़ के आना है, बच्चा टीचर कहेगा आपका असाइनमेंट ले लिया, काम खत्म. इट्स अ इजी वे फॉर देम. फंडिंग सरकार कर रही है, उसके बारे में सोचना नहीं है. हाईएस्ट रैंक वाले तो सारे वही ले जा रहे हैं. वही ले जाते हैं. हमारे पास आता है एवरेज 60% बच्चा, वो बनना चाहता है IIT का बच्चा. और ये फैक्ट है कि वी टर्न अराउंड 60% बच्चे को हम 85% तक लेके आते हैं. हमारे पास 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा. एक होटल मैनेजमेंट का बच्चा आता है जिसकी फीस हम मात्र 70,000 लेते हैं, और पास होते ही उसका 42 लाख का पैकेज है. वो वेनिस में काम कर रहा है और अपने घर में वो पैसे भिजवा रहा है और रहना खाना फ्री है उसका. कितनी बड़ी उसके लिए वो है, उसके पेरेंट्स के लिए. और मथुरा जैसे छोटे शहर में पैसा भेज रहा है. आई थिंक उसके लिए लाइफ पूरी चेंज हो गई इसके पेरेंट्स के लिए. तो अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, आई थिंक इस देश के अंदर प्राइवेट एजुकेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बनिस्बत गवर्नमेंट का. और जो IIT से करता है, वो कितने बच्चे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है, कितने बच्चे वापस इंडिया में आ रहे हैं. आप उनको सब कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप भी दे रही है, बहुत कम फीस पे भी एजुकेशन दे रही है. और हमें उनके सामने रैंक करना है, चाहे NAC हो, NIRF हो, QS हो, THE रैंकिंग हो. उस रैंकिंग के आगे सबके आगे तालियां बजवानी है हमें अपनी. सो हमारे लिए रेस इज बिग अहेड एंड देयर इज नो फंडिंग. रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं है. आई लाइक टू टेल यू, हमारे अभी आज तक वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटीज़, और आज हमारे 18 स्टार्टअप्स हैं. और 18 स्टार्टअप में 12 स्टार्टअप 1 करोड़ के टर्नओवर पार कर गए विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स. हमने 10-10 लाख की फंडिंग दी है. उन बच्चों को साकार किया जिनके सपने साकार किए हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपको जॉब गिवर बनना है. तो ऐसे बच्चों को भी हम दे रहे हैं जिनके पास, जो बहुत ही एवरेज फैमिली से आते हैं, व्यापार करना चाहते हैं. और हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, निफ्ट के स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेशन सेंटर, उनके साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे काम कर रहे हो, बच्चों के सपने बुन रहे हैं. लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि लाइफ इज़ अ मैराथन रेस, नॉट अ स्प्रिंट रेस. तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, और उसके साथ एक ही कहूँगा, तकदीर बदल जाती है. तकदीर बदल जाती है, तदबीर बदल जाती है. जब इंसान खुद पे आ जाए तो तस्वीर बदल जाती है. तो हर बच्चे के अंदर एक काबिलियत है, उसको अपनी काबिलियत पहचानने की है. एंड एनी एग्जाम, एनी रिजल्ट इज नॉट द एंड ऑफ द डे. उससे सीख के उसको आगे बढ़ना है. अगर ये जज्बा उसको रखेगा तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा. बिल्कुल सही बात कही आपने. और हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल बैठी हुई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से तकदीर भी बदली और तस्वीर भी बदली. लेकिन आपने जिक्र किया शक्ति जी कि पहले आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर आपको लगा कि शायद इससे हो नहीं पाएगा, तो आपने जॉब छोड़ी और उसके बाद फिर नए सिरे से स्टार्ट किया. वो भी तो एक तरह का दबाव होगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप प्लान बी लेकर चलना, आपने बताया कि वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप वो प्लान बी लेकर चल रही थी, लेकिन आपको जॉब छोड़ना पड़ा, तो वो एक अलग तरह का प्रेशर होगा जिससे आप निपटी होंगी.
वो उस वक्त भी ऐसा होता है कि आप सर्टेन नहीं होते हो कि इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी, और ऑलरेडी मैंने 2-3 फेलियर्स देख लिए थे, तो वो भी एक डाउट था मन में। बट आई थिंक वही विल पावर और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको लगता है एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड वाई कि क्यों करना है, तो उस वक्त आई थिंक वो मोटिवेशन रहता है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, विल हैव टू लीव वन थिंग फॉर दी अदर। तो ये चीज़ मैंने समझी कि अब जॉब भी मैं चाह रही हूँ, एक स्टेबल इनकम भी मैं चाह रही हूँ, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी भी करना चाह रही हूँ, उसमें भी मैं रैंक लाना चाह रही हूँ, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू गिव अप ऑन सर्टेन कंफर्ट्स, आई नीड टू गिव अप ऑन सर्टेन दैट बैकअप दैट आई हैव टेकन फॉर अ वाइल, एंड दैट्स व्हेन मैंने रिज़ाइन किया एंड आई स्टॉप्ड, और जो ट्यूशन्स वगैरह में देती थी वो बंद किया, और मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया पूरा। एंड आई थिंक दैट रिजल्टेड एंड दैट गिव मी प्रॉपर टाइम विथ माई सेल्फ, कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको उतना टाइम भी मिलना चाहिए जब आप मेंटली खुद के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या नहीं, क्या मैं उतना टाइम दे पा रही हूँ इस प्रिपरेशन को जितनी रिक्वायर्ड है, एंड देन आई एम हैविंग टाइम जहाँ पे मैं टेस्ट वगैरह सॉल्व करके आई कैन एसेस माई ओन परफॉर्मेंस। खाली पढ़ते रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी एग्जाम। इफ़ यू आर स्टडिंग, उसको अप्लाई करना टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ आया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वक्त थोड़ा डर लगा था, बट आई थिंक वो रिक्वायर्ड भी था, वो थोड़ा बहुत डर, जैसे सर ने कहा कि कभी कभी दबाव इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट मोटिवेशन, फॉर दैट पुश, एंड आई थिंक ये सबके लिए ही वैलिड है। कभी कभी जो खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खुद से उम्मीदें होती हैं, वो अगर ना पूरी हों तो भी तो इंसान, जो छात्र हैं वो टूट जाते हैं। कोटा का भी जिक्र हो रहा था, जैसे ही सर ने जिक्र किया, मुझे बस बार बार जो खबरें कोटा से सामने आती हैं, मुझे लगता है जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं उस दबाव का चरम है वो। जिस तरह की खबरें आती हैं, जो वहाँ पर छात्र छात्राएं जो हैं, कितने ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर छात्रों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया। उनको नेशनल डेली का एक आया था, 18 सुसाइड्स पर डे होती है इंडिया में जी, विच इज़ अ बिग नंबर। और मैं सॉरी आपकी बात काटी बीच में, मैं एजुकेशन में हूँ और मैं कहना चाहूँगा, वी आर नॉट टीचिंग फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, बट वी आर टीचिंग सेक ऑफ द एग्जामिनेशन। आज बोर्ड एग्जाम है, कल नीट एग्जाम है, फिर CUT एग्जाम है, फिर JEE एग्जाम है, फिर एंट्रेंस एग्जाम है, फिर एग्जिट एग्जाम है, फिर PG एंट्रेंस एग्जाम है, और फिर लाइफ का एग्जाम है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम पूरे सर्कल में जो एग्जामिनेशन है, हम लिटरेट कर रहे हैं कि एजुकेट कर रहे हैं, ये पूरी एजुकेशन को हमें जगत को समझना पड़ेगा। वी आर सीकिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन। मैं यही शक्ति जी से यही जानना चाह रहा था कि उम्मीदें टूटें तो इंसान ना टूटे, इसके लिए क्या किया जाए? सर ने कहा, आई थिंक ये बहुत ही सही बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इस पे फोकस किया। आई थिंक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग बिल्डिंग दोस big businessman or big इतना। I think a person has to be mentally and internally strong in order to face challenges। अभी अगर कोई बच्चा इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वो एक एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले पाए, तो आगे चल के उसके लाइफ में और भी मुश्किलें आएंगी। आई थिंक यहाँ रोल आता है टीचर्स का, यहाँ रोल आता है पेरेंट्स का, जो उनको वो थोड़ा कंफर्ट जोन दें कि दिस इज़ अ एग्ज़ाम, आप ट्राई करो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो यू विल ऑलवेज हैव अनदर ऑप्शन। आई थिंक बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग इज़ समथिंग विच इज़ मोर रिक्वायर्ड। मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि यू आर ट्राइंग, आप मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग, यू आर नॉट चीटिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट चीटिंग ऑन एनीबडी एल्स, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नथिंग एल्स मैटर्स। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ 99% फेलियर रेट है, 1% इज़ द सक्सेस रेट, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी एनीवेज ज़्यादा होती है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो। तो आई थिंक उसके लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू लूज़ मेंटली, तो फिर सच काइंड ऑफ स्टेप्स जिसकी आप बात कर रहे हो, बच्चे इतने हताश हो जाएं कि उस पॉइंट तक उनको जाना पड़ जाए, दैट्स वेरी 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 पेनफुल, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी वुड लाइक टू गो थ्रू दैट। तो वहाँ पे पेरेंट्स का थोड़ा सपोर्ट होना, फैमिली का सपोर्ट होना, टीचर्स का, जैसे पीयर ग्रुप का होना, दैट प्रोवाइड यू दैट कम्फर्ट, दैट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ कैरियर अबाउट, मतलब ये क्या है। बच्चों ने उसको लिंक कर लिया है टू सोसाइटल, जो उनके ऊपर मतलब सोसाइटल आपकी क्या इमेज हो रही है, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज बिकम मच ऑफ अ प्रोपेगेंडा देन अबाउट योर ओन लाइफ। तो दैट एबिलिटी और दैट फ्रीडम और द स्पेस टू चूज कि आपको कौन सा करियर चूज करना है। मे बी आई एम गुड एट ड्राइंग, बट because of the family pressure I need to go for some engineering or medical, and that can be the worst because you kill a personality that was there within you. You are trying to struggle somewhere जहाँ के लिए आप बिल्कुल भी suitable नहीं हो. You will always end up in a battle जहाँ आप अपने आप को prove करना चाह रहे हो. So that safe space should come from the society. बिल्कुल, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि ठीक है तुम तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ तो हम हैं, ये बताने वाला कोई होना चाहिए. ये कम से कम एक एक्सपेक्टेशन होती है प्रतियोगी छात्र की.
काबरा सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एग्जाम स्पेसिफिक हो गया है? मतलब हर लेवल पर एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष, एक नया दबाव, भले ही आप टॉप क्यों ना कर जाएं, उसके बाद आगे क्या, आगे और। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आप इसे मानते हैं या फिर ये ठीक है? अगेन इट्स अ माइंडसेट। जिंदगी अपने आप में एक परीक्षा है। जिंदगी में सफल होना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा में सफल होगे तो ये जिंदगी आपकी आराम से चल पाएगी। अपने आप का माइंडसेट आपने सही रखा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अभी हमारे में से एक ने कहा कि प्रेशर है तो सब कुछ है, एंड प्रेशर इनफैक्ट आई वुड से इट्स गुड समटाइम। एंड व्हाई? जब कोयले पे प्रेशर बनता है तो वो हीरे का पत्थर बनता है, और जब हीरे को तराशा जाता है, मतलब उस पत्थर को तराशा जाता है तो वो हीरा बनता है। सो ऑल दीज किड्स हु आर सिटिंग हियर आर द डायमंड स्टोन्स। इट डिपेंड्स ऑन देम हाउ दे sharpen themselves. If they sharpen in a right way, they'll be shining like anything. It is up to them. So, if they are having the positive attitude, it's going to make lot of difference. इसलिए उस प्रेशर को झेलने की अपने आप में पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। और ये प्रेशर अगर आप झेलते गए और अपने आप को खर्च किया उस प्रेशर झेलने में, तो आई थिंक इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। जिसने अपने आप को जितना ज़्यादा खर्च किया, जिसने अपने आप को जितना ज़्यादा खर्च किया, उस बंदे को दुनिया में लोगों ने गूगल पर उतना ही ज़्यादा सर्च किया। सचिन जी, लेकिन ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल जरियों की। आपको इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, टॉपर हैं, 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। आजकल अनकन्वेंशनल भी तो बहुत कुछ हो रहा है, जिसने एक बड़ा रोजगार का जरिया, एक ऐसा मीडियम जिसमें नाम भी है, शोहरत भी है, सोशल मीडिया जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और सोशल मीडिया में लोग अपना करियर बनाकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा जरिया है जहां थोड़ा सा लोगों का प्रेशर रिलीज हो सकता है। ये आप मानते हैं क्या? आज की जेनजी जनरेशन बहुत स्मार्ट है। मैं बताना चाहूँगा, आजकल ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स तो जितने इन्फ्लुएंसर्स बन गए बच्चे, दे आर अर्निंग अराउंड 30,000 35,000 ऑलरेडी दे आर अर्निंग। जब मैं कई बार इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, आई केम टू इन अ क्लास, ऑलमोस्ट 60% बच्चे उस क्लास के इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। तो वो तो एक साइड बिजनेस हो गया। वो सोचते हैं ये तो मेरा पॉकेट मनी हो गया, जो मुझे गेमिंग पे खर्च करना है, गर्लफ्रेंड पे खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है। अब रही करियर की बात, तो करियर फिर उनको लगता है इट्स अ शॉर्ट स्पैन में, बिकॉज लाइफ के अंदर जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हमें मेहनत करने की आदत खत्म हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स अर्निंग दैट वे इज अ शॉर्ट स्पैन। जब आप फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं तो आपकी नींव बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आज के टाइम में इतने ऑप्शंस हैं कि बच्चा कुछ भी चूज करता है, बट सोशल मीडिया इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल ऑप्शन इन शॉर्ट टर्म रेंज। तो मैं उसको मैं लाइक नहीं करता पीपल भी। वो एज एन एड इनकम आए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब ऑप्शंस आज की तारीख में बढ़ रहे हैं, नए नए ऐसे फील्ड्स डेवलप हुए हैं जो पहले नहीं थे, तो फिर ये प्रेशर कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं इसके लिए मानता हूँ हमारे यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत कमी और स्किल की बहुत कमी है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर ये चलना है तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और आपको ये बनना है। आज देखिए आप, इस साल नीट का रिजल्ट आएगा, सॉरी मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, बहुत बच्चों के आंसू निकलेंगे बिकॉज रिजल्ट बहुत खराब आएगा। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, और वहीं बॉटनी वाले और जूलॉजी वाले बहुत आगे निकल जाएंगे बिकॉज उसका पेपर बहुत ईजी है, उन्होंने वहाँ स्कोर कर लिया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी मानता हूँ कि उनको गाइडेंस जो दी गई, इंजीनियर ही बनना है, यही करियर है, यूएस जाना है, सिलिकॉन सिटी जाना है, वहीं पे आपकी लाइफ है। उसके अलावा आपको मैनेजमेंट में फील्ड जाना है, IIMs जाना है। वरना ऐसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में द मेनी कोर्सेज, एग्रीकल्चर है,
आज मैडम बैठी साथ में वैसे वो करेंगी, आज IARS के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना, उसमें उसके अंदर जो रश है वो कम है और जॉब्स उतनी ही हैं। 1:2 जो रेशियो है वो रेशियो वहाँ कम है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ जाएंगे एज एन IFS और IRS जाएंगे, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट गाइडेंस क्या मिल रही है उनको, तो सब सिविल सर्विस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड देयर ऑप्शन इवन फॉरेस्ट्री सर्विसेज की तरफ जाएं, वहाँ पे 1:2 जो रेशियो 5 का 1:15 का रेशियो है बहुत कम है वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। बट आई थिंक जो दिखाया जा रहा है, जितना पता है नॉलेज में, वो करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। और हम जो दूसरे कंट्रीज की बात करें, चाइना जापान की, हम बहुत जगह हम उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्लास 3 से 4 से स्किल ही सिखाते हैं। वो एग्जाम ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ से। एक अकेला बच्चा एग्जाम क्यों दे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 4 बच्चे मिलकर एग्जाम क्यों नहीं दे सकते? ये एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों? तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पैटर्न को मैं क्वेश्चन करता हूं। ये सिस्टम पैटर्न बनाया किसने? एवरीबडी हैज टू अपीयर सिंगल ओनली। व्हाई कांट व्हेन अ टीम कैन विन टुगेदर इन अ फुटबॉल टीम, तो वहां पे एग्जाम देने के लिए मैं अकेला एग्जाम देने जा रहा हूं। दैट इज वन वे ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ भी टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क हो सकता है, व्हाई नॉट? इंडिविजुअल भी आप करें और ग्रुप में भी काम करें। पर्सन में भी गुड इन अ ग्रुप बट नॉट इन इंडिविजुअली। आज जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारा कम्युनिटी रेडियो और FM रेडियो है, तो देर आर वेरियस स्टूडेंट्स वो अच्छा RJ बन गए हैं आज। बट उनको जब स्कूल से आए तो उनको लगा इंजीनियर इज दी ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर मी। तो इट इज ऑल अबाउट काउंसलिंग। एंड जब वो 12th के बाद आते हैं, इवन ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छे आते हैं, उनको पता ही नहीं मैंने ये इंजीनियरिंग करी क्यों है और मुझे करना क्या है। सो आई थिंक करियर काउंसलिंग इज द बेस्ट वे। मैं फिर से कहूंगा KYS, नो योर सेल्फ। आपकी USP क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप किस चीज में खुश हैं। इट्स नॉट दैट मेरे फादर डॉक्टर बने थे, आज बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन नहीं बन रहे हैं। वो नहीं चाहते 12 घंटे 24 घंटे काम करें, मंडे टू फ्राइडे वो चाहते मैं तो ऐसा बिजनेस करूं, अपना मंडे टू फ्राइडे काम करूं, सैटरडे संडे मैन ऑफ। क्योंकि बिजनेस फैमिली सैटरडे भी काम कर रही है, संडे भी काम कर रही है, शाम को भी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो पीपल आर मूविंग आउट ऑफ दिस नाउ। सही बात है। दबाव की हमने बहुत बात कर ली। अब शक्ति जी, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है, मैं आपको, इस वक्त देश भर में लोग सुन रहे हैं, UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राओं को अब आखिर में क्या कहना चाहेंगी? आपके हिसाब से सक्सेस का मंत्र क्या है? आई थिंक इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, क्योंकि दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ अस लैक। सेकेंड थिंग इज़ यू विल रिक्वायर क्लैरिटी कि क्या मतलब ज़रूरी है क्या नहीं, बिकॉज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, इतने घंटे पढ़ लो, ये भी किताब पढ़ लो। आई थिंक वो क्लैरिटी होना कि कितना रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग वुड बी डिसिप्लिन, कि अगर आपको पता है कि UPSC जैसे टफ एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो, तो डिसिप्लिन, एक रूटीन आपको फॉलो करना है जो मोनोटोनस होगा, बट दैट इज़ ऑल्सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देन अगर हम टेक्निकलिटीज़ की UPSC की बात करें पर से, तो उसमें कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। यू कैन नॉट ओवरलुक योर NCERTs। सेकेंड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव टू बी योर गाइड। सिलेबस यू शुड नो बाय हार्ट कि भाई UPSC का सिलेबस क्या है। आप कुछ भी पढ़ने नहीं जा सकते हो, अदरवाइज इट विल बिकम टू वास्ट फॉर यू टू होल्ड थिंग्स अप। देन कम्स द रोल ऑफ हैविंग इंपॉर्टेंट ब्रेक्स, जहाँ हम रूटीन्स की बात करते हैं, उसमें एक ब्रेक का होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल रिजिलियंस, फॉर द बैलेंस दैट यू आर हैविंग। अदरवाइज अगर इंसान 30 दिन महीने के पढ़ रहा है तो लिटरली आई नो वो पागल हो जाएगा, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। देयर इज सो मच टू मेमोराइज। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स इफ वी स्टिक टू, आई थिंक वन कैन एट लीस्ट विद अ सेन माइंड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ आवर्स भी कुछ बताना चाहेंगे आपकी? इतने हर दिन इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है। एज अ बायो स्टूडेंट हमने तो ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है दैट हैज़ अ रिटेंशन कैपेसिटी इन एन आवर ऑफ जस्ट 45 मिनट्स। मतलब आप एट अ स्ट्रेच 45 मिनट तक कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा स्मॉल स्टडी स्लॉट्स रखती थी 2 आवर्स का, देन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का ब्रेक, एंड देन यू शुड हैव एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। इससे ज़्यादा मैंने नहीं करा है। एग्जाम के टाइम में डेफिनेटली इंक्रीज़ किया है, क्योंकि तब बहुत ही ज़्यादा दैट एड्रेनलिन रश होता है कि आपको पता है कि एग्जाम जस्ट सर पे है तो बहुत कुछ रिवाइज करना है। अदरवाइज 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंटली, आई थिंक दैट वर्क्स। अभी बोलने में लग रहा है 8 घंटे बहुत कम है, लेकिन जब मैंने पहली बार टाइमर लगा के पढ़ने की कोशिश की कि ठीक है अगर टेबल से उठ रहे हैं तो टाइमर बंद कर देना है, तो वो 8 घंटे तक पहुँचने में मुझे बहुत मुश्किल हो गई थी। एंड आई रियलाइज कि कंसिस्टेंट एंड अ वेरी डेडिकेटेड 8 आवर्स, कि उस 8 आवर्स में मैंने सिर्फ किताब पढ़ी, उस वक्त मैं फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, उस वक्त मैं उठ के बाहर जाके पानी पी रही, घूम नहीं रही हूँ। सो ऑल ऑफ दैट थोड़ा आई थिंक 8 to 10 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी ढेर सारी बातें हमसे करने के लिए। आई एम श्योर बहुत इंस्पिरेशनल सेशन रहा ये उन तमाम लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए खास तौर पर,
जो हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी टिप्स और सक्सेस मंत्रास हमने डिस्कस किए इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।